तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 यानी कि थर्ड ईयर। हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी सारे यूनिट्स हैं। उनमें जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम ही है ग्लोबलाइजेशन मीनिंग एंड डिबेट, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ क्या है, और इसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद है। हम इन टॉपिक्स को आज की इस क्लास में देखेंगे, यानी कि हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो जब भी हम एग्जाम्स में आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो मैं जिस फॉर्मेट में आपको पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ, आपको सेम उसी फॉर्मेट में आंसर्स भी लिखना है एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं टॉपिक के बारे में। अगर मैं आपको पहले ये समझाऊं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में आपको बताऊं जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया वर्ड है हमारे लिए, हमने इसको 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। जो फर्स्ट बुक थी हमारी चैप्टर नंबर 9th, उसमें देखा था हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अगर आज भी हम देखें तो ग्रेजुएशन के अंदर आने के बाद कुछ चेंजेस आया आपको आंसर राइटिंग में, कि जब भी आप इसके आंसर्स को लिखोगे तो यहाँ पे थिंकर के व्यूज भी डालोगे, और यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, यानी जो डिबेट हुए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो चैप्टर बेसिकली डिबेट के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे कि नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, तो काफ़ी सारे पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन इसमें डिबेट और कुछ अल्टरनेटिव चीज़ है ग्लोबलाइजेशन के, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि जब कोई एक देश की अर्थव्यवस्था, या ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंटों को समझना ताकि पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाए। जब एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरीके की लेन देन करती है कि गुड्स एंड सर्विस का लेन देन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफेयर के हो सके। इजली वर्ड में बताऊं तो एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री के पास है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज वो इस कंट्री को देगी, और जो इस कंट्री के पास है वो इस कंट्री को देगी। इसी के लेन देन की वजह से बिना किसी रोक टोक के ये हो पाता है, और यही रीज़न है कि आज दुनिया भर के अंदर एक कंट्री का माल किसी और कंट्री में देखने को मिलता है। तो जब एक देश आर्थिक रूप से, यानी कि इकोनॉमिक रूप से किसी और कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाता है और बिना किसी इंटरफेयर के गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करता है, एक्सचेंज करता है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब हम इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं। तो संपूर्ण विश्व जो है, इस टाइम पूरा विश्व जो है वो एक बाजार बन चुका है, क्योंकि एक देश का जो माल है वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जैसे कि हम जर्मनी में जाते हैं या फ्रांस में जाते हैं या ब्रिटेन में जाते हैं, हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाए, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वेस्टर्न फूड ही मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंडियन फूड्स भी मिल जाएंगे। अगर हम और भी किसी वर्ल्ड में जाते हैं या हम इंडिया ही में देखते हैं, हमें चाइनीज़ माल भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक मार्केट बना दिया है, जहाँ पे पूरी दुनिया को देखने में ऐसा लगेगा कि वहाँ की कल्चर तो हमारे देश के अंदर भी है, और हमारे देश की कल्चर आज कहीं ना कहीं वहाँ पे भी है। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में भी जाते हैं तो वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी कल्चर्स, खान पान, रहन सहन सभी तरीके को लेकर जाते हैं। तो इस वजह से पूरा दुनिया एक मार्केट या वर्ल्ड मार्केट बन चुका है। विश्व अर्थव्यवस्था जो है उसमें खुलापन आ गया है। ये खुलापन का मतलब ये होता है कि एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी, डैट मीन्स कोई भी कंपनी आती है दूसरे देश की, जिसको हम एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उन कंपनियों को ये अपने देश के अंदर आने देते हैं। इससे क्या होता है कि खुलापन आता है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ इंटीग्रेट हो जाना, जुड़ जाना, और उनका मतलब कि आप कह सकते हो कि खुलापन आ जाना। अगर मैं इंडिया की पहले बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देन आपको समझ में आएगा। इंडिया के अंदर खुलापन स्टार्टिंग से नहीं था मेरे दोस्त। 1991 से पहले इंडिया के अंदर जो पॉलिसी चली आ रही थी, उस पॉलिसी के तहत हमने सोशलिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एम्फसाइज या जोर दे रखा था। सोशलिज्म का मतलब ही होता है समाजवाद, जहाँ की ज़्यादातर जो यानी कि जो पॉलिसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या डिफेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का, इंडस्ट्री, बैंक, ये सब कुछ ज़्यादातर जो होती है दोस्त वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, कौन सा माल बिकेगा, कितना मतलब कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सी इंडस्ट्री खोलनी है, ये सब कुछ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन देखा जाए तो भारत का ये जो पॉलिसी था बहुत दिक्कत दे रहा था हमें, और 1991 में हमारी मतलब कि बहुत गरीबी सी आ गई थी, और हमें अपना सोना भी IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हमें अपना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। उस टाइम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर आए, और उस पॉलिसी का नाम था LPG, लिबरेटाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमने क्या किया, उदारीपन लेकर आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और फाइनली भारत की जो पॉलिसी हुई 1991 में वो चेंज हो गई। 1991 से पहले किसी भी इंडस्ट्री को भारत में खोलने के लिए भारत की सरकार से पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था, और उस लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर कोई भी अपना व्यापार या एक कंपनी खोल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो खुलापन है वो 1991 के बाद आया, जब हमने एलपीजी का सिस्टम अपनाया। एलपीजी का मतलब क्या हुआ, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। या आप इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत कह देना, जो हम है ना, जो हम गैस बनाते हैं भाई खाना, वो वाला गैस नहीं है ये। एलपीजी है ये, जिससे हमारी जो इकोनॉमी उसका बूम अप मिला, और इकोनॉमी का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो डे बाई डे इंक्रीज होते चले गए। और अगर देखा जाए तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भरता होती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है इससे, और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है इसमें आत्मनिर्भरता, हम इसमें ये कहेंगे कि एक देश से टोटली रूप से अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, देख लीजिए आप, इंडिया अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% जो तेल होता है वो भारत बाहर से मंगाता है। देख लो, जैसे कि ये रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मिडिल ईस्ट, जैसे इराक, ईरान, सीरिया, ये सारे कंट्रीज़ हो गए। यानी कि ईरान से हमारा ज़्यादातर तेल आता है, फिर भी अगर कहें हम तो हमारा रसिया से भी तेल आता है। तो हम अपने नीड का जो हमारा तेल वो बाहर से आ रहा था, हम कहीं ना कहीं हम बाहर के देशों पे डिपेंड हो गए हैं। हम अपने डिफेंस के सामानों के लिए भी हम रसिया पे डिपेंड हैं। तो आज एक देश, चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए किसी दूसरे देश पे जरूर डिपेंड हुआ होगा, और आज इस टाइम भी वो डिपेंड है। कोई भी देश ये कह दे कि मैं दुनिया की किसी और देश से मतलब नहीं रखूँगा, मैं अपना अलग रहूँगा, जैसे कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया के जो पागल शासक उसने कहा था, किंग जोन ने, लेकिन क्या वो रह पाया? दूर नहीं रह पाया। ऐसा इम्पॉसिबल है आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। अभी हम पढ़ेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन की आखिर शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, देखिए पहले हम ये समझते हैं वैश्वीकरण यानी कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है इसका अर्थ एंड परिभाषा, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एंड इसकी जो डेफिनेशन, हम पहले ये देखते हैं। एग्जाम के अंदर पहले आप इंट्रोडक्शन जब लिख दोगे, देन आपको इसकी मीनिंग व डेफिनेशन देनी होती है। मीनिंग का मतलब होता है जो इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है, और परिभाषा यानी कि डेफिनेशन का मतलब होता है जो जितने भी थिंकर्स हैं उनके द्वारा जो व्यूज़, उनके जो थॉट्स दिए गए हैं उनको बताना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए देखिए, भौगोलिक सीमाओं का ना होना और भौगोलिक दूरियां समाप्त हो जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो जो वैश्वीकरण है इसका अर्थ ही ये हुआ, द अब्सेंस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द एंड ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस। यानी कि जो एक कंट्री है, एक कंट्री के अलग दूसरे उसके बगल में जो कंट्री है, उस कंट्री के साथ इतना तगड़ा जुड़ाव हो जाता है कि जो बाउंड्री बेस लगती तो देखने में है कि बाउंड्री, चाहे मैकमोहन हम लाइन कह सकते हैं कि हमारे चाइना के बीच में लाइन है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की जो कल्चर्स है, वहाँ की जो फास्ट फूड है, वहाँ की जो रहन सहन है, कहीं ना कहीं वो चाइना या हमारे आस पड़ोस के जो कंट्री है वो हमारे देश में या हमारे कल्चर उनके देश में देखने को 100% मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज़ है अब ये बिल्कुल इनविजिबल सा हो चुका है, और ये अब बिल्कुल ही मतलब कैसे होता है कि समाप्त होता जा रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है, सीमाओं के बाहर जाकर राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करना ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही हो पाया है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आ पाता तो इतनी बड़ी संख्या में आज लोगों का जो जुड़ाव हुआ पाया है वो जुड़ाव नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि जुड़ाव अभी हुआ है, ये जुड़ाव तो बहुत पहले से ही था, लेकिन आज जिस तरीके से एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो चुका है, ये आज पहली बार अच्छा देखने को मिल रहा है इस मॉडर्न टाइम में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आप कह सकते हो कि 1991 के बाद से, क्योंकि 1991 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर सोशलिज्म हार गया था, क्योंकि यूएसएसआर जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था और यूएसए जीत चुका था। और यूएसए के जीतने के बाद कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी है वो जीत गया, और इस तरीके से कह सकते हैं कैपिटलिज्म के जीतने के बाद दुनिया भर के देशों ने जो भी कंट्री, जैसे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो गए, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो पॉलिसी हुआ करती थी वो सोशलिज्म की ज़्यादा हुआ करती थी। कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पॉलिसी को ज़्यादा माना करते थे, यूएसएसआर के साथ काफ़ी गहरे हमारे रिलेशन भी रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे यूएसएसआर टूटा तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें अपने पॉलिसी चेंज नहीं की तो हमारी बर्बादी की घड़ी आ जाएगी। और ये बात बहुत समय पहले 1978 में
चाइना भी समझ चुका था। चाइना ने एक दोस्त क्या किया, इसकी भी पॉलिसी कम्युनिस्ट कंट्री है, ये एक सोशलिस्ट पॉलिसी है, लेकिन इसने क्या किया 1978 के अंदर ओपन डोर पॉलिसी लेके आ गया। ओपन डोर पॉलिसी में आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि चाइना ने ऐसा क्या सुधार कर लिया जो कि हमने 1991 में किया। चाइना ने 1970s के डिकेड में ही कर लिया था। इसने क्या किया ओपन डोर पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट शासन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी बाहरी कंट्री की कंपनी आ नहीं सकती, कोई इंडस्ट्री खुल नहीं सकती विदाउट परमिशन गवर्नमेंट के। तो अब चाइना ने क्या किया, माओ से जो तुंग है वहाँ का जो नेता था जिसने ये सोशलिज्म लेकर आया था, वो 1976 में मर गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी आई डाउन सांगपिंग के द्वारा, और उसके बाद चाई एन लाई हो गए हैं ना, इन सब के द्वारा मिलकर क्या हुआ कि इन्होंने दुनिया भर के देशों को ये कहा कि हमारे देश में आओ और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, पैसा इन्वेस्ट करो। अब इससे वहाँ के चीन के देशों को जो लोग हैं उनके रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ और चाइनीज़ गवर्नमेंट को हैवी टैक्स मिलना स्टार्ट हुआ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है सेज, डेट मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ के दुनिया भर के कंपनी के लोग आएंगे और इस एरिया के अंदर अपने इंडस्ट्री को लगाएंगे, इसको कहा जाता है सेज। और चाइना ने यही किया। तो देखते देखते चाइना की इकोनॉमिक बूम अप हुई और यही चीज़ हमने 1991 में किया जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब ये टूट गया। इसके बाद ही हमने अपनी पॉलिसीज़ को अंदर चेंज किया अभी हमने। क्लियर है? तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड समझते हैं। देखिए हुआ क्या दोस्त, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। वैश्वी मतलब विश्व का जुड़ना, भूमंडली मतलब भूमि का जुड़ना। और हुआ क्या है, आज एक देश दूसरे देश के साथ इस तरह के जुड़ गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी घटना घट जाती है तो इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे देश पे ही पड़ता है। आज अगर हम इस टाइम की बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना कैसे हुआ, मान लो कि चाइना से निकल कर आया, हम सपोज दैट अभी बहुत सारे इसके रिसोर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और अभी निकल के आने बाकी है। बाकी चाइना कुछ भी कहे, फादर ऑफ कोरोना चाइना ही है। देखिए चाइना में ये हुआ तो चाइनीज़ के अंदर जो लोग रहा करते थे, अब वो लोग दुनिया भर के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये लोग क्या किए, यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट से गए और तमाम देशों में, अपने देश में गए और जहाँ जहाँ पे भी गए ये इस बीमारी को साथ लेके चले गए। तो इसी से क्या हुआ, बीमारी फैलती चली गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है जिसके वजह से एक देश की जो भी बीमारी हो या जो भी इन्फ्लुएंसा हो या कुछ भी जो इस देश में घट रही है वो आस पड़ोस के देशों में जरूर घटती है वो, और इसी वजह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया। तो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, यह वर्ड सबसे पहले जॉन नैस्मिथ के द्वारा यूज किया गया था। इसने अपनी बुक में इस वर्ड को यूज किया था ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन इसके बाद मैल्कॉम वाटर्स के द्वारा ग्लोबलाइजेशन एक बुक लिखी गई थी, कब, 1998 के अंदर। इसने सबसे पहले यानी कि अपनी बुक के अंदर ही ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दिया। जॉन नैस्मिथ ने अपनी बुक में इस वर्ड का नाम यूज किया एंड मैल्कॉम वाटर्स ने ग्लोबलाइजेशन 1998 अपनी बुक के अंदर इसको डिफाइन किया और इसकी फीचर्स वगैरह को बताया। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें या वैश्वीकरण को, तो इसका हम वर्ड को तोड़े तो देखो, विश्व प्लस एकीकरण, यानी कि विश्व का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग देश, यानी कि वर्ल्ड मतलब डिफरेंट कंट्रीज ऑन दी अर्थ। एंड एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो आपसी सहयोग। हम पूरे वर्ड को तोड़ के देख रहे हैं इस टाइम। तो विश्व का मतलब होता है यहाँ पे पृथ्वी पे, अर्थ पे जितने भी कंट्रीज हैं, अलग अलग जितने भी कंट्रीज हैं उनका मतलब होता है विश्व से। और एकीकरण का मतलब होता है जो भी कंट्री वर्ल्ड में जितने भी विश्व में हैं वो सभी क्या करें, आपसी सहयोग करें, यानी कि म्यूचुअल सपोर्ट करें या म्यूचुअल कोऑपरेशन भी कह सकते हो आप इसको। क्लियर है? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब भी ये हुआ कि धरती पे जितने भी अलग अलग देश हैं वो आपस में एक दूसरे की सहयोग करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन रखे, है ना, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, पॉलिटिकल सेक्टर में, कल्चरल सेक्टर में, और एक दूसरे की सहयोग करें। अब ये सहयोग किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो ट्रेड करके हो सकता है ना, एंड इस ट्रेड के अंदर करेंसी एक्सचेंज होती है, वहाँ का गुड्स किसी और कंट्री में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके, कैपिटल को एक्सचेंज करके, एंड टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आज पॉसिबल हो पाया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्वीकरण की परिभाषाएं। मैंने आपको बताया था कि मीनिंग हमने समझ लिया, जब हम डेफिनेशन को समझेंगे तो यहाँ पे थिंकर के व्यूज़ आएंगे। अब थिंकर के थॉट्स के बारे में बताना है हमें। अब यहाँ पे कम से कम आप 3 से 4 थिंकर्स के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको एडजेक्टिव्स लिखना होता है। याद रहे, जिस भी चीज़ों को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं उन बातों को हमें एग्जाम के अंदर एडजेक्टिव सेम लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ तो समझ में आ ही रहा है आप सभी को। चलिए, तो यहाँ पे कौन है, सबसे पहले प्रोफेसर एस के दुबे हैं। इनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत
वे सभी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती है जो मानव कल्याण से रिलेटेड हो। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है जो कि ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्लियर है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मनुष्य का, मानव का कल्याण हो सके। ये किसका कहना है? ये कहना है प्रोफेसर एस के दुबे जी का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोफेसर के मंसवी के अनुसार इनका क्या कहना है कि उदारीकरण आर्थिक विकास। पहला क्या है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि भाई लिबरटाइजेशन, दरवाजे खोलना, अपने ओपन डोर करना ताकि दुनिया के देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आ सके और कंपनी खोलकर हमारे देश के अंदर लोगों को रोजगार दे, प्लस देश की सरकार को भी इससे टैक्स मिलता है। एमएनसी वगैरह आती है तो तभी मोदी जब कभी देश में जाते हैं विदेश में घूमने, या हमें लगता है घूमने जा रहे हैं, एक्चुअली में दोस्तों वो एफडीआई के लिए जाते हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी दूसरे देश की कंपनी या देश जब हमारे देश के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ही एफडीआई कहा जाता है। तो अब वो एफडीआई के लिए जाते हैं ताकि वो हमारे देश के अंदर जितनी ज़्यादा भारी कंपनी आएगी उससे हमारे देश को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, हम इसको भी अभी चर्चा करेंगे इसके नेगेटिव वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, इनका क्या कहना है, उदारीकरण आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी कि जो मंसवी जी है इन्होंने ये कह दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर एक यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों का ही मिक्सअप रूप जो होता है उसको ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो और उस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन भी हो। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हो, ना कि ज़्यादातर कंपनियाँ, मैक्सिमम जो कंपनी इंडस्ट्री वगैरह है ये सब गवर्नमेंट के पास ना होकर मिनिमम गवर्नमेंट के पास हो और जो मैक्सिमम है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो। ठीक है, तो लिबरटाइजेशन इज द ग्लोबल प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहा गया है किसके द्वारा, राघवन के द्वारा। इनके द्वारा क्या कहा गया कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज इंडिकेट when the world's social, economic, educational, cultural and human problems are solved on the one ideological platform of the world। यानी कि जब हम कह सकते हैं जब ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज जो भी घटनाएं घटती है तो पूरी दुनिया के देश एक ही जगह पे आके पहले मतलब बैठते हैं, तब जाके उसका डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक देश में जो भी घटना घट रही है वो दूसरे पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट का कोई इशू लेते हैं, और इन्वायरमेंट का जब भी कोई इशू होता है देखते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन सभी कंट्री के मेंबर आके एक जगह पे बैठते हैं पहले, देन उस पर डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है। तो इसलिए जब भी ऐसा मंच, जब इन सभी इश्यूज़ के ऊपर एक साथ बैठा जा सके और उस पर डिस्कशन किया जा सके, जैसे और ये मंच आज इस टाइम यूएनओ प्रोवाइड करवाता है दुनिया के देशों को। नेक्स्ट हमारे पास है राजकुमारी शर्मा जी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए जितने भी प्रयास हैं वो सभी वैश्वीकरण की परिधि में आती है। यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल रूप से जो आज डेवलपमेंट किया गया है, इकोनॉमिक रूप से जो इक्वालिटी की बात की गई है और जो ह्यूमन वेलफेयर किया गया है, ये सभी के सभी ग्लोबलाइजेशन की सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दीपक नैयर के अनुसार। देखिए, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहा जाता है। मान लो कि ये एक देश है और इस देश की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी उत्पादन होता है, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जो बनाया जाता है वो इसी देश में बनाया जा रहा हो। लेकिन ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जब इस देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ है ना, यानी कि राजनीतिक सीमाओं के बाहर, अपने इस बॉर्डर के बाहर, ये जो मान लो ये देश का बॉर्डर है और इस देश के बॉर्डर के बाहर इस देश की गवर्नमेंट इस देश के अंदर जाके इस वाले बॉर्डर के साथ जाके संबंध बनाती है, दैट मीन्स इस गवर्नमेंट के जाके गवर्नमेंट से रिलेशन बनाती है, तो इसको ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ये कहना है दीपक नैयर का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ही एक्सपेंशन है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इस देश के जो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो इस देश की वो इस देश में होगी। जैसे कि चाइना क्या करता है, अपने देश को किसी और देश में भेजता है, तो वहाँ पे भी उसकी वो सप्लाई होती है, एंड उसको वहाँ पे भी
मार्केट में बिकती है, तो यही किया जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। एंड गिडेंस के अनुसार इसका क्या कहना है कि विभिन्न लोगों द्वारा, है ना, विभिन्न लोगों और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में बढ़ती हुई जो डिपेंडेंसी है, इसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और आज जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन आप उसको लर्न कर लेना ताकि आपको याद भी रहे। गिडेंस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आज दुनिया में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इस तरीके से डिपेंड हो चुका है, तभी इसको ही हमने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहा है। क्लियर है ग्लोबलाइजेशन कैसे कहता है, वो समझ में आ गया यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर फ्लो होता है, फ्लोस इन द ग्लोबलाइजेशन आर द फ्लोइंग टाइप्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ प्रवाह हैं। प्रवाह मतलब कि किस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन पूरा काम करता है। टोटल इसमें 4 प्रकार के चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है। सबसे पहला है आइडियाज़ और आइडियोलॉजी का। मान लो एक कंट्री के इंसान किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो अपने खान पान का तरीका, बोलचाल, लैंग्वेज, कल्चर, वो सब कुछ लेकर जाते हैं। तो वो इन चीज़ों को उस कंट्री में भी मतलब कि या थोड़ा इसका एक्सपेंड होता है। जैसे कि मान लो कि एक कंट्री का इंसान किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पे अगर शादी कर लेता है और उस कंट्री में जाकर उसके बाल बच्चे होते हैं, तो उसी कंट्री में जाके उसके कल्चर को थोड़ा एक्सपेंशन मिलेगा, यही होता है। या वो जाता अपने कल्चर को लेकर ही, तो वहाँ पे यही होता है। आज मान लो कि अमेरिका में लगभग 3 लाख लोग भारतीय इंडियंस रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियंस तो थोड़ी आइडियाज़ वगैरह है, इंडियन फूड्स कल्चर हो गए, पहनावा, रहन सहन, ढंग वगैरह, कुछ तो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो वैसे ही वेस्टर्न कल्चर अगर हमारे कंट्री में आए तो हमारी कुछ ना कुछ कल्चर वहाँ पे गई है। लेकिन हमारे देश की एक विडंबना ये है कि बाहरी कल्चर्स हमारे देश के अंदर हावी बहुत ज़्यादा है, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। चलिए सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कैपिटल का एक्सचेंज होना, पूंजी का स्वतंत्र प्रभाव होना। ये चारों पॉइंट जो बता रहा हूँ ये बिना किसी रोक टोक के, जैसे कि आइडियोलॉजी है, बिना किसी रोक टोक के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है ना, कोई रोक टोक नहीं सकता। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल का, पूंजी का। अब ये इस पूंजी के अंदर पैसा ही नहीं आता सिर्फ, पूंजी में वो सभी माल आती है, सभी वो जितने भी गुड्स एंड लगेज वगैरह है जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री में जाता है, वो सभी कैपिटल वगैरह। एंड थर्ड है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स यानी वस्तु, सर्विसेज मतलब सेवाएं। जब एक कंट्री से कोई सामान, मान लो कि आलू हमारे यहाँ से या चीनी हमारे यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान में, तो एक वस्तु के रूप में वहाँ पे चला गया। और सर्विस का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के कोई इंसान किसी दूसरे देश के अंदर जाकर कोई पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है, मान लो कि वहाँ पे वो मजदूरी करने जा रहा है ना। आज दोस्तों बाहर से काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं या दुबई जाते हैं काम करने, तो कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सर्विस करने जा रहे होते हैं, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट है लोगों का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। तो फोर्थ पॉइंट है इसके फ्लोज के, कौन कौन से फ्लो यानी किन किन चीज़ों में फ्लो हो रहा है ये सिंपल। सबसे पहला आइडियाज़ यानी कि आइडियोलॉजी में, दूसरा है कैपिटल पूंजी में, एंड तीसरा है वस्तु एवं सेवाओं में यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, और फोर्थ है लोगों का स्वतंत्र प्रवाह। तो आज हम देखते हैं कि काफ़ी सारे टाइम और बहुत पहले ही टाइम से अगर देखा जाए तो ओवरलैंड सिल्क रूट भारत में काफ़ी है, यानी कि जो ट्रेड हुआ करता था वो मतलब कि भूमि के द्वारा स्टार्टिंग में हुआ और फिर कुछ समय बाद नदियों के द्वारा है ना, महासागरों के द्वारा, समुद्रों के रास्ते ट्रेड हुआ। तो ट्रेड दोनों ही रास्ते से हुआ करते थे, लैंड के द्वारा भी और सी यानी समुद्र के रास्ते भी, ठीक है। चलिए एंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने मीनिंग और डेफिनेशन समझ लिया। मीनिंग डेफिनेशन समझने के बाद हम समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ आखिर ग्लोबलाइजेशन का। वैश्वीकरण की जो ये प्रोसेस है ये रातों रात नहीं आ गई मेरे दोस्त, इसको आने में काफ़ी टाइम लगा है। तो ये कैसे आई है, चलिए हम पहले यही समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ये उस टाइम से चली आ रही है जब टाइम, अब हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का टाइम आपने सुना होगा, हड़प्पा के भी पहले का टाइम। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो चीज़ आपको ये समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला जो स्टेप माना जाता है, या आप समझ लिए कि जो सबसे पहला स्टेज यहीं से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत मानी गई। जो रेशम मार्ग हुआ करता था वो चीन और यूरोप के बीच के रास्तों को जोड़ दिया करता था। तो चीन और यूरोप के बीच में रेशमों का व्यापार हुआ करता था। यहीं से जो व्यापार स्टार्ट हुआ, तो इसी को हमने ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का पहला स्टेप या पहला स्टेज कह लो आप, है ना, पहला स्तर कह लो आप। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन का पहला स्टेज या पहला स्तर, ठीक है। तो रेशम मार्गों ने चीन और यूरोपियन कंट्रीज को आपस में जोड़ दिया। और
ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी था, लेकिन अगर हम ऑफिशियली रूप से देखें तो इस टाइम को माना जाता है। लेकिन इससे पहले देखें तो काफ़ी सारे राजा महाराजाओं के द्वारा भी पावर के लिए, धन वेल्थ के लिए किसी दूसरे देश में जाके घूमा करते थे वो, है ना, चाहे वो व्यापार के लिए या लूटने खसोटने के लिए भी कहीं ना कहीं वो जाया जरूर करते थे। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को भी साथ में लेकर जाया करते थे। तो इस टाइम में भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कुछ लक्षण या कुछ फीचर्स देख सकते हैं, क्योंकि जब भी एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, चाहे वो पावर्स के लिए, वेल्थ के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन के ही प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स और ग्लोबलाइजेशन के। लगभग आज से 3000 साल पहले भारत का जो ट्रेड हुआ करता था, इंडियन ट्रेड जो हुआ करता था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से यानी हड़प्पा सभ्यता का जो ट्रेड हुआ करता था, ये ट्रेड सुमेरियन की सिविलाइजेशन के साथ हुआ करती, यानी कि सुमेरियन जो सभ्यता है उस सभ्यता के साथ भारतीय हड़प्पा सभ्यता का बहुत अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था। तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो इस टाइम से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम और भी देखें तो चाइना ने काफ़ी मतलब ट्रेड रिलेशन बनाए अपने इंडिया के साथ भी, प्लस एशियन और कंट्री और प्लस यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी। ठीक है, अगर हम बात करें लगभग फर्स्ट सेंचुरी के दौरान जब हान राजवंश का शासन हुआ करता था चाइना के अंदर, तो उस टाइम ट्रेड हुआ करते थे यूरोपियन कंट्रीज से एंड कुछ एशियन कंट्रीज से। तो ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि चाइना के बगल में कुछ कंट्री है, इनसे ये व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। इंडिया तो बिल्कुल जस्ट बगल में ही है। ठीक है, ये हुआ करता था। एंड भारत का जो व्यापारिक संबंध है, यानी कि जो इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है, वो वेस्टर्न कंट्री के साथ साथ ईस्टर्न कंट्री के साथ साथ भी थे। यानी कि वेस्टर्न कंट्री चाहे वो इटली वगैरह हो गया, रोम हो गया, रोम दोस्त हमारे मसाले वहाँ पे जाया करते थे, बहुत फेमस थे हमारे देश के मसाले, है ना, स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत मसाले बिका करते थे हमारे। और ईस्ट की बात करें हम तो कंबोडिया हो गया, इधर लाओस हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके साथ भी हमारे ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया ने अपने आगे और आने वाले टाइम में अपने ट्रेड रिलेशंस और आगे बढ़ाए, किनके साथ, यानी कि जब हम गुप्ता पीरियड की बात करें, जब हम गुप्ता एम्पायर में थे, है ना, गुप्त साम्राज्य का टाइम चल रहा था, उस टाइम रोमन एम्पायर से, मैंने आपको बताया दोस्त, काले मिर्च एंड मसालों का व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत मांग थी हमारे मसालों की पूरी दुनिया भर के अंदर। एंड साथ ही दोस्त सीरिया से भी काफ़ी हमारा व्यापार हुआ, एंड ईरान के साथ, मिस्र के साथ हमारे काफ़ी ट्रेड हुआ करते थे। तो ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं, बहुत पुराने ही टाइम से है। ये तो हमने देखा एंशिएंट टाइम की बात। अगर हम मिडिल टाइम में आ जाए तो चंगेज़ खान और तैमूर ने मिलकर लगभग पूरे दुनिया को, मतलब कह सकते हो कि, है ना, मर्ज करके पूरा जोड़ दिया, अपना एम्पायर बनाया। और इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिला, काफ़ी हेल्प मिला इसमें। अगर हम और आगे बात करें तो मध्यकाल का यानी जो मिडिल टाइम आया, मिडीवल पीरियड के अंदर, जब इस्लाम का राइज हुआ, यानी कि राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, तो दुनिया भर में यहूदी और मुस्लिम जितने व्यापारी थे, ये दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर ट्रेड यानी कि व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया। और देखते ही देखते, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो मुस्लिम व्यापारी ही आए थे, और मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा ही भारत को एक हिंदुस्तान का नाम दिया गया। तो इस तरीके से ये अलग अलग इलाकों में गए थे। तो 17वीं सेंचुरी के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम दोस्त अगर आप देखोगे तो जब 16 लगभग 100 के आसपास ये भारत के अंदर आए थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत के भाग्य विधाता बन बैठे थे। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का स्टेप ही कह सकते हो, वैश्वीकरण का एक कारोबार बन चुका था इस टाइम तक। और 19वीं सेंचुरी तक आते आते जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया था, प्रोडक्शन तेज़ी से हो रहा था, और जो गुड्स है उनकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी इंक्रीज होते जा रही थी, देखते ही देखते बहुत ज़्यादा। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर। मॉडर्न पीरियड में दोस्त हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब जो सामान पहले हाथों से बनाया करते थे, अब वही सेम सामानों को मशीनों के द्वारा, भाप के इंजन, जेम्स वाट के द्वारा जब भाप का इंजन आविष्कार कर दिया गया, इन्वेंशन कर दिया गया, तो ये जो टाइम पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये इसी टाइम के दौरान काफ़ी सारे मतलब अलग इन्वेंशन हो रहे थे, काफ़ी आविष्कार हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, मशीनों में, अलग अलग चीज़ों को, है ना, औजारों में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस वो बढ़ता भी गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी सारे नए नए मतलब कि रूट्स की खोज हो रही थी, जिसमें हम बात करते हैं अमेरिका की जब डिस्कवरी की गई थी कोलंबस के द्वारा 1492
2 के अंदर, तो कोलंबस ने एक नए रास्ते की खोज कर दी जिससे व्यापार और तेजी से बढ़ा। और यही सेम चीज़ 1498 में करी थी वास्को डिगामा ने। भारत तक आने तक का जो रास्ता है वो वास्को डिगामा ने खोज दिया। यूरोप से डायरेक्टली हम भारत तक आ सकते थे। इसका रास्ता जैसे ही वास्को डिगामा ने खोज दिया, उसके बाद से ट्रेड और तेजी से बढ़ता चला गया। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर आते ही आते पुर्तगालियों के द्वारा, जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, ये अफ्रीकन कंट्री में गए और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज है, अपने जो ट्रेड है, उसका काफ़ी एक्सपेंशन किया। और एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर देशों को गुलाम बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई। गुलाम इसलिए बनाया गया क्योंकि एक कंट्री के पास सारे जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो नहीं हुआ करता था। इसलिए इसी कच्चे माल के लिए ये और देशों में जाते थे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट सके, उन देशों को ये गुलाम बना लिया करते थे। जैसे इसका शिकार भारत भी हुआ। अंग्रेज भारत के अंदर इसीलिए आए थे। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले दोस्तों भारत को इन्होंने अपने पिंजरों में कैद कर लिया और यहाँ खूब लूट खसोट किया अंग्रेजों ने, तो यार खूब लूट खसोट किया। और जो ट्रेड कंट्रोल होता है पूरे देश के ऊपर, इनका ही, जो विदेशी शक्तियों का ही हो जाता है, ठीक है। एंड साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये तीन ही वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इन यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज में सभी नहीं थे। अगर हम बताएं दोस्तों, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, एंड स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ज़्यादातर ये 4-5 कंट्री का ही राज हुआ करता था पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखा जाए तो, ठीक है। तो इनका जो इम्पीरियलिज्म है फैलता चला गया। साम्राज्यवाद या इम्पीरियलिज्म का मतलब ही ये होता है जब एक कंट्री बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, सुपर पावर है, और किसी वो कमज़ोर कंट्री को इकोनॉमिक रूप से उस पर कब्जा कर ले और देखते देखते अपना पॉलिटिकल जो कब्जा है वो भी बना ले। तो आर्थिक और राजनीतिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको अपना कॉलोनी बना लेना, उसको अपना गुलाम बना लेना ही साम्राज्यवाद या इम्पीरियलिज्म के नाम से जाना जाता है। और आगे आने वाले टाइम में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो पहले का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड तक पूरी दुनिया के अंदर जो वाहवाही हुआ करती थी वो ब्रिटेन की हुआ करती थी। यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का जो टाइम था उस टाइम तक ब्रिटेन की चला करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है वो ये जो टाइम पीरियड आया, मतलब कि वॉर का टाइम पीरियड था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हो गया था। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ 1945 के अंदर, तो ब्रिटेन वेट्स की जब मतलब कि एग्रीमेंट हुई, उस एग्रीमेंट के बाद दुनिया भर का जो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक रूप से जो भी फैसले लेने का जो अधिकार है वो अब अमेरिका को मिल गया। तो ब्रिटेन के बाद शिफ्ट होगी सारी पावर अमेरिका के पास। इसी जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली इसको हिंदी में कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के द्वारा ही IMF बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक बनाया गया, ताकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है इनको डिसिप्लिन के साथ किया जा सके, ट्रेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, एंड बैलेंस जो ट्रेड है एक दूसरे देशों का वो घाटे में ना हो, इसलिए इसको बैलेंस बना के किया जा सके। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को भी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बीच में आकर वैश्वीकरण के क्या मतलब की हालात रही, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कुछ युग की हम बात करते हैं मध्य में। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत तेजी से विस्तार बढ़ता जा रहा था। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होते हैं जिनको दोस्तों हम MNC के नाम से जानते हैं। MNC उन्हें कहा जाता है जो इस कंट्री में, मान लो कि ये कंट्री X में है और ये कंट्री Y में जाके ट्रेड करते हैं, कंट्री C में भी जाते हैं, कंट्री D में भी जाते हैं, कंट्री F में भी जाते हैं, यानी अलग अलग कंट्री में एक ही कंपनी जाके व्यापार करती हो। और अगर दोस्त देखा जाए, जब तेज़ी से बहुत साइंस का मतलब बहुत टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये चीज़ बहुत पॉसिबल होती चली गई। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तकनीक का विकास हो गया और इन तकनीकों के द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, है ना, प्रोडक्शन को इंक्रीजमेंट मिला, क्योंकि अलग अलग तेज़ी से मशीनों का आविष्कार हो रहा था, ठीक है। एंड नवीन ज्ञान और उत्पादों के विकासों से देखते ही देखते तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ते चली गई, है ना, अलग अलग नॉलेज आते चले गए लोगों में, एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता चला गया। और इन तकनीकों के विकास से ही पश्चिमी राष्ट्रों ने एक वैज्ञानिक खोज कर डाली। और पश्चिमी राष्ट्रों यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये अपना बहुत तेज़ी से इन्होंने विकास किया। वेस्टर्न कंट्री में दोस्तों एक अमेरिका भी है जो कि बहुत तेज़ी से उसने अपना विकास किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पश्चिमी संस्कृति के प्रसार का कार्य और तेजी से हो गया, क्योंकि जिस भी कंट्री में वो जाते हैं, जिनको अपना वो गुलाम बनाते हैं वेस्टर्न कंट्री, वो वहाँ पे अपनी कल्चर, जैसे इंडिया में अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी को छोड़ दिया, ये क्रिश्चियनिटी को काफ़ी उन्होंने स्प्रेड किया यहाँ पे भारत के अंदर भी, ठीक है। एंड अंग्रेजी कल्चर तो भाई आप जानते हो यार, अंग्रेजों को ही देना भारत में,
तो इस तरीके से कहा जा सकता है अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहाँ पे उनकी कल्चर जो है वो रह गए दोस्त। ठीक है, तो ये अक्सर यही करते थे, अपने कल्चर्स को और कंट्री में जहाँ पे भी जिस कंट्री ने गुलाम बनाया वहाँ पे जाके एक्सपेंशन उनका बहुत तेजी से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात और जनसंचार के माध्यमों की भूमिका वैश्वीकरण के प्रसार में निर्णायक सिद्धि हुई। देखो ये तो हम आज भी जानते हैं, जब यातायात यानी कि सामानों को, लगेज को, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए साधन बन गए, चाहे वो शिप के द्वारा, नाव के द्वारा, है ना, सिल्क रोड के द्वारा या सी शोर यानी समुद्र के रास्ते के द्वारा, तो ये बहुत आसानी से एक देश का ट्रेड बढ़ता चला गया। और जनसंचार के साधनों में जैसे ग्राहम बेल्स के द्वारा फ़ोन का आविष्कार किया गया इंडिया के, अगर दोस्त देखेंगे तो बहुत ही इंडिया के अंदर भी बढ़ता चला गया। तो जनसंचार के साधनों का बढ़ना, मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट का बढ़ना, कम्युनिकेशन के साधनों का बढ़ना, इसने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा पॉसिबल बना दिया। आज तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है ट्रेड करना, आप घर बैठे भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। शेयर मार्केट के अंदर आप एप्पल अमेरिका के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी विदेशी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। तो ये किस लिए हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। इंटरनेट ने बड़ी जैसे दुनिया को जोड़ दिया, एक पूरा वेब मार्केट बना दिया। एक मकड़े का जाल जैसा होता है ना, जकड़ के रखता है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को दोस्तों जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है ना, मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रोड द होल वर्ल्ड टुगेदर, यानी कि दूसरे को जोड़ दिया है। 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं वैश्वीकरण जो है इसकी क्या कंडीशन रही 20वीं सेंचुरी में। देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म हो जाने के बाद दुनिया के ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए थे। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, 1945 से लेकर 1950 तक दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज आज़ाद हुए थे, जिनमें से भारत की बात करें हम तो 47 में इंडिया आज़ाद हुआ, 48 में श्रीलंका हुआ, बर्मा यानी म्यांमार आज़ाद हुआ। तो काफ़ी सारे कंट्री आज़ाद होते चले गए। और 1945 के ही टाइम पे दोस्त संयुक्त राष्ट्र संघ, दैट मीन्स यूएनओ की स्थापना कर दी गई। और एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के देशों को प्रेजेंट करता है और जो भी कमियां हो, जो उसकी प्रॉब्लम हो, उनको सोल्व करने का काम करता है। ठीक है, सुरक्षा में, ट्रेड में, डिफेंस में, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सभी चीज़ों पे दोस्त, सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर। आधुनिक वैश्वीकरण के जो अर्थशास्त्री है उनका ये कहना है कि व्यापारिक हितों और राजनीतिज्ञों के जो प्लानिंग है आज के इस टाइम में वो इस तरीके का होना चाहिए जिसके आउटकम ज़्यादा निकल कर आए। अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मैंने आपको इसके बारे में अभी पहले ही बताया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें यह डिसाइड किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम कि अब ब्रिटेन की उतनी सुपर पावर यानी सुपरमेसी नहीं रही, अब ब्रिटेन को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी ख़त्म इन द सेंस कि जो अब तक जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या ज़्यादातर जो काम हुआ करते थे दोस्तों, अब तक जो ब्रिटेन करता आ रहा था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा अमेरिका के हाथों में। अब दोस्त ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद यही हुआ, अब ब्रिटेन के हाथों से सारा यानी कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ की जो पावर है ना, क्योंकि इसकी सुप्रीमेसी खत्म हो चुकी है, अब वो आ चुकी है अमेरिका के हाथों में। देन इसी की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने, एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक। IMF दुनिया भर के कंट्री को ट्रेड के लिए लोन देता है, यानी कि अगर मान लो कि ट्रेड में घाटा आ गया है, एक कंट्री के पास दोस्तों 100 रुपये ही है, ठीक है, और ये 100 रुपये बाहर के देशों से माल मंगवाने में ही खर्च कर दे रहे हैं, तो भाई अपने देश में क्या करेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा, कहाँ से लगाएगा। तो इस कंडीशन में IMF के द्वारा क्या होता है, ट्रेड के लिए लोन मिलता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दिया आपको। और वर्ल्ड बैंक लोन देता है छोटे मोटे कार्यों के लिए, सड़क, पानी, बिजली, है ना, कोई डैम बनाना हो, है ना, कोई बीमारी हो गई है, तो छोटे मोटे चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन मिलता है। नेक्स्ट एक और संगठन बनाएगा जिसका नाम था गैट। गैट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। दोस्त इसका मतलब अगर आप समझोगे तो काफ़ी बड़ा इसका जो मीनिंग है, देखो जनरल एग्रीमेंट किया गया टैरिफ्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। देखो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर के कंट्री आपस में ट्रेड करेंगे और टैरिफ्स कम से कम लगाएंगे। यानी कि दोस्त जब भी कोई हम देश से ट्रेड करते हैं तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात और निर्यात टैक्स लगता है। हम ही देश में माल लग जा रहा है तो इस देश की सरकार टैक्स लगाएगी, जहाँ से हमने माल लिया है तो ऑलरेडी वहाँ से टैक्स लग कर आया है। ठीक है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स लगता ही है। तो ये गैट को इसलिए बनाया गया ताकि ये टैक्स को कम से कम करवाए, ताकि दुनिया के देश ट्रेड को प्रमोट कर सके, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिले। इस गैट को ही, इसको हम GATT कह रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका ही नाम चेंज करके 1995 में WTO कर दिया गया था, और इस गैट को बनाया गया था 1948 के अंदर। क्लियर है दोस्त।
तो WTO कैसे बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कहानी पहले गेट के नाम से थी और अब जाके 1995 में ये WTO हो गया। तो WTO आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करता है, दुनिया भर के देशों को कहता है कि ट्रेड पॉलिसी को इस तरीके से बनाओ ताकि बहुत आसानी से कोई भी देश आपके देश में आके ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और देखो जो इसके मेंबर हैं वो ट्रेड करने से मना नहीं कर सकते किसी भी देश के साथ, और ना ही उसकी कंपनी को अपने देश के अंदर आने से मना कर सकते हैं। दोस्त हम भी WTO के मेंबर हैं, चाइना भी WTO का मेंबर है। हम हमेशा दीवार में यही कहते हैं कि हम चाइनीज़ माल यूज़ नहीं करेंगे, और देश की सरकार ऐसा नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं। WTO के मेंबर होने के नाते हम हमारे देश की सरकार डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि हम देश के साथ फलाने कंट्री के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि WTO के मेंबर होने के नाते हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये होता है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे नहीं लगा सकते, अपनी देश की जो सिक्योरिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये सरकार समय समय पर डिसाइड करती है, लेकिन WTO का काम है ट्रेड को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अभी तक दोस्तों हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ लिया ग्लोबलाइजेशन का, एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ हमने ये भी समझ लिया। एंड अब हम समझने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रति जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, यानी कि जो असहमति है और विरोध लोग जो कर रहे हैं इसका, है ना, क्यों लोग इसका अपोज करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, हम ये समझेंगे। एंड किस वजह से इसके लोग प्रति यानी कि डिसएग्री हैं, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या कहना है आलोचकों का, जो इसके आलोचना में जो बातें कहते हैं। देखो, अगर मैं आपको मोटा माटी तरीके से बिल्कुल ऊपर तरीके से बता दूं, पहले ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव, है ना, नेगेटिव पॉइंट और प्लस यानी पॉजिटिव पॉइंट, दोनों ही पॉइंट है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पॉजिटिव पॉइंट की ये बात है कि यहाँ पे इससे लोगों को रोजगार मिला है, ऐसे नहीं कि रोजगार पूरा ही खत्म कर दिया गया। जो भी मतलब स्किल्डफुल लोग हैं उनको स्किल्ड वाली जॉब मिली है, जिनको नॉलेज है कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना, वेब डिजाइनिंग, काफ़ी चीज़ों की, मतलब उनको तो इंटरनेशनल कॉलिंग की लैंग्वेज की पकड़ है, उनको जॉब मिली है, ऐसा नहीं है ना। तो ग्लोबलाइजेशन से जॉब भी मिलती है, आर्थिक खुशहाली भी आती है, देश की गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट भी हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि हमारे देश के अंदर जो अमीर लोग हैं वही पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, इसलिए अमीर अमीर बन जाता है और गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है। इसलिए जो अमीर और गरीब के जो खाई होती है ये बढ़ते चली जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसलिए इसका अपोज भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी कल्चर होती है हमारे देश की खुद की, वो कहीं ना कहीं दोस्त कहीं पूरी लुप्त हो जाती है, गायब से हो जाती है, क्योंकि दूसरे देश की जो कल्चर है वो हमारे देश के अंदर फैल जाती है। आज दोस्त किसको सुना होगा आपने संस्कृत बोलते हुए? कोई नहीं बोलता, है ना। आज फटे फटे जीन्स हम पहनते हैं, तो हमारे हम पे किसने थोपा नहीं है, ये तो हमारी खुद की एक चॉइस है ना, जो कि हमें अच्छी से लगती है। तो वेस्टर्न कल्चर आज हमें बहुत मज़े से खान पीने में, है ना, चाहे वो हम पेप्सी, कोको कोला, हम पिज्ज़ा हट में जाए, हम जो भी हमारा जो तरीका पूरा चेंजेस हो चुका है। तो इसको लेकर भी इसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो क्रिटिसाइज़ के अपने पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आज भी हम जो बात कर रहे हैं वो असहमति की बात कर रहे हैं, जो कि अलग अलग थिंकर्स के द्वारा कुछ पॉइंटें बताई गई हैं। देखिए, सबसे पहले जो आलोचक हैं उनका क्या कहना है, जो ये क्रिटिक्स कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसका। देखो, शासक अभिजनों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए, है ना, अपनी सेल्फिनेस के लिए, विश्व बाजार का प्रसार करने के लिए पूंजीवादी वैश्वीकरण को एक नेटवर्क का बना लिया, और इसका नेटवर्क को इतना ज़्यादा फैला दिया जिससे कि कुछ ही लोगों को इसका बेनिफिट मिला। तो आलोचकों का ये कहना है कि जो शासक है, यानी कि दोस्त एक देश है मान लो, और उस देश की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे कि उस देश के कुछ चंद लोगों को, जो देश की सरकार को हैवी टैक्स देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को इस तरीके का एक नेटवर्क बना के दिया जिससे कि ये पैसा इन्वेस्ट कर सके, चाहे अपने देश में या किसी और देश में, और इनको बेनिफिट मिले, ये बिजनेसमैन हो, जिससे कि देश की सरकार को टैक्स मिले। जैसे कि दोस्त देखा होगा आपने, आज मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को, जैसे कि आज भी देश की सरकार के ऊपर ये काफ़ी लांछन लगाया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है अपोजिशन के द्वारा कि सर आज की सरकार तो अमीरों की सरकार है, अंबानी अंडानी की सरकार है। तो है ना, अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये है ऐसा भी, क्योंकि बीजेपी पार्टी अंबानी अंडानियों की पार्टी, तो अलग अलग तरीके से बोला जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इसका सपोर्ट किया जाता है बिजनेसमैन को है। और दोस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए, तभी तो हमारे देश में बिजनेसमैन पैदा होंगे यार, है ना। चलिए दोस्तों, ये भी है। तो अपने सबके, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं, थ्योरीज नहीं हो सकती, सबके अपने फायदे नुकसान होते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय निगमों के त्रिकोणीय संगम ने मिलकर वैश्विक संरचनाएं खड़ी की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी MNCs हैं, इन MNC ने दुनिया भर के देशों के अंदर जाकर
कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है जिसके वजह से वहाँ की जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि ये सस्ते माल दे देते हैं और उन देश के अंदर माल बड़ा महंगा हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का ही। इंडिया में दोस्त कोई ऐसा सामान जो मेड इन इंडिया हो, है ना, मेड इन इंडिया हो, और कोई ऐसा सामान जो मेड इन किसी भी कंट्री, चाइना हो, ताइवान हो, कोई और कंट्री से कंपेरिजन करिए आप, मेड इन जो इंडिया वाला होगा दोस्त, इंडिया वाला, वो काफ़ी महंगा हो, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। लोग इसको ना लेकर सस्ता वाला माल ले लेंगे जो विदेशों से बनकर आया होगा। तो यही होता है जिसकी वजह से एमएनसीज का अपोज किया जाता है। तो आलोचकों का और भी कुछ कहना है क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए श्रम सुरक्षा की स्थितियों व मानकों, श्रमिकों को काम करने पर लगाने, मुआवजा देने, दोस्त इन सभी की बात करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आलोचकों का कहना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है ये, जैसे हमारे देश की लिबर्टी यानी जो इंडिपेंडेंस है ये, और जो सोवरेनिटी है यानी कि जो हमारे देश की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी, ये खतरे में आ जाती है। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक देश टोटली रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में आज़ाद हो। और लेकिन जब एमएनसी आ गई है, एमएनसी आने के बाद क्या हो रहा है दोस्त, उस देशों के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा वॉलेट किया जाता है एंड जो भी वहाँ की पॉलिसीज़ होती है, और वहाँ की गवर्नमेंट पे काफ़ी मतलब कि प्रेशर या मतलब कह सकते हो कि दबाव डाला जाता है कि ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाए जिससे कि इन एमएनसीज का फ़ायदा हो, क्योंकि ये एमएनसीज गवर्नमेंट को हैवी टैक्स देती है। दोस्तों हम ये भूल नहीं सकते कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर आई थी तो इस कंपनी का मकसद भी ट्रेड करना ही था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भारत के अंदर इस कंपनी ने इतना ज़्यादा अपना पाँव पैसार लिया कि ये भारत के ये भाग्य विधाता बन बैठे, है ना, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसके हाथ में आ गया था। ये चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज एक जायज़ क्वेश्चन है ये कि हमारे देश के इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन इज बीइंग वेज्ड ऑन 2 लेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, पूंजीवादी वैश्वीकरण के विरुद्ध पूरे विश्व में 2 तरीके के संघर्ष चल रहे हैं इस टाइम। पहला संघर्ष से ज़मीनी लामबंदियाँ की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को अलग अलग तरीके से मोबिलाइज यानी कि इकट्ठा किया जा रहा है, इस तरीके से कि एक हम मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना के या एक मंच बना के हम एक साथ मिलके क्या करें, चीज़ों को मतलब कि अपोज करें जिसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। सेकंड पॉइंट, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है दोस्त, प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागरिक अवज्ञा की विकेंद्रीकृत जन मुहिमें चलाई जा रही है, यानी कि तो डिसेंट्रलाइज तरीके से पब्लिक कैंपेनिंग चल रही है इस टाइम, जो डायरेक्ट एक्शन लेने की डिमांड कर रही है जिससे कि जो ये ग्लोबल स्केल में ग्लोबलाइजेशन है इसको कम किया जा सके। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ दोस्त ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए देखो, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि भारत में नर्मदा नदी पे जो डैम बनाया जा रहा था उसको लेकर, क्योंकि इससे उसमें आसपास रहने वाले दोस्तों लोगों को काफ़ी मतलब कि माइग्रेट बनना पड़ जाता है ना, मतलब कि विस्थापित होना पड़ता। तो ये भी एक आंदोलन दोस्तों हुआ, एक ग्लोबलाइजेशन का हम इसका इफेक्ट कह सकते हैं। साउथ अफ्रीका में भूमिहीन लोगों के जन आंदोलन हुए, क्योंकि भूमिहीन जो थे उनकी ज़मीनों को दोस्त इस तरीके से इंडस्ट्रियल जो भी कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको इस तरह के सौंप दिया गया था कि वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे बनाए, लेकिन भूमिहीनों को कुछ मिल नहीं रहा था, इनके अधिकारों का हनन हो रहा था। साउथ अफ्रीका में इसको लेकर भी मूवमेंट हुआ, जैसे कि भारत के अंदर भी काफ़ी मूवमेंट देखे गए हैं। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं दोस्त जो लोगों को इकट्ठा करके इसका अपोज कर रहे हैं इस टाइम, जैसे कि पीपुल्स ग्लोबल एक्शन नेटवर्क है दोस्त इस टाइम, ठीक है, एंड विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दुनिया भर के अंदर बहुत मतलब कि बहुत तेज़ी से ये क्या करते हैं दोस्त, ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस टाइम, है ना, उनकी। और टाइम टू टाइम 2001 में, 2003 में, कानकुन वगैरह में, है ना, एंड सिंगापुर में काफ़ी टाइम पे दोस्त उनकी मीटिंग होती रहती है, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, है ना, वैश्वीकरण के, ठीक है। WSF मतलब दोस्तों वर्ल्ड सोशल फोरम का नारा था कि एक और दुनिया संभव है, यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम ने अनोदर वर्ल्ड इज पॉसिबल नामक एक नारा दिया, और इसके बाद इसने एक ऐसी थ्योरी दे दी जिसके तहत ये कहा जाने लग गया कि ग्लोबलाइजेशन का भी एक विकल्प है, यानी कि इसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है कि ग्लोबलाइजेशन ना करके हम एक और तरीका अपना सकते हैं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा जो तरीका दिया गया, जो नारा था एक और दुनिया संभव है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, उस नारे को पहले हम समझेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि वैश्वीकरण के जो आलोचक हैं वो वैश्वीकरण पे अपने क्या क्या विचार दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले फ्रेंच नेशनलिस्ट फ्रंट है, इनका विचार ये देना है कि वैश्वीकरण के विकल्प में राष्ट्र राज्य की संस्था को
खड़ा करना चाहिए, यानी कि जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है हमें इसकी बात करनी चाहिए, ताकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही कोई काम कर सकता है। ठीक है, ये कहना है फ्रेंच नेशनलिस्ट फ्रंट का। नेशन स्टेट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो वैश्वीकरण के विकल्प के रूप में हमें नेशन स्टेट के संस्था को बनाए रखना चाहिए, ताकि नेशन स्टेट आपस में इंडिपेंडेंस रहते हुए खुद एक सेल्फ डिपेंड बन सके। देन वो ट्रेड वगैरह अपने देश के अंदर और आसपास के देशों से कर सके, ताकि वो उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो खत्म ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवाद या संरक्षणवाद का समर्थन करने के बजाय विश्व को राष्ट्रीय सीमाओं में बांटने की सख्त खिलाफ है। यानी कि दोस्त कुछ जो इसके जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका ये मानना है कि राष्ट्रवाद या संरक्षणवाद का समर्थन करने के बजाय ये दुनिया भर में जो सीमाओं की में बांटा जा रहा है देशों को, कि इस तरीके से इस कंट्री की सीमाएं ये है और इस कंट्री की सीमाएं ये है, ये इसका ही अपोज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखें तो कनाडा के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है नओमी, क्या नाम है इनका, नओमी क्लीन। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था नो लोगो। और इस बुक के अंदर क्या किया इन्होंने, इस बुक के अंदर इन्होंने एमएनसी का अपोज किया, किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी एक देश के अंदर जाके उस कंट्री की बाउंड्रीज को इस तरीके से मतलब कि लगा देती है, बना देती है कि इस देश के अंदर वही कंपनी रहेगी सिर्फ, और कोई कंपनी आएगी नहीं। तो ये जो बाउंड्री या जो रेखा खींच दी जाती है कि एक ही कंपनी का राज चलेगा, वो खत्म किया जाना चाहिए दोस्त। ठीक है, इको फेमिनिस्ट वंदना शिवा के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था बायोपायरेसी। और इस बुक के अंदर दोस्तों इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एक स्थानीय, यानी कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी शिवा जी ने, वंदना शिवा जी ने, इनका स्टेटमेंट क्या था कि कैसे स्थानीय लोगों की प्राकृतिक पूंजी को, यानी कि दोस्त हाउ द नेचुरल कैपिटल ऑफ द लोकल पीपल, इनकी जो नेचुरल जो कैपिटल है, यानी कि जो बुद्धि है इनके पास, है ना, जो इनका जो दिमाग है, जो इनके पास मेहनत करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, इस चीज़ को दोस्त किस तरीके से चेंज कर किसी भी व्यापारिक रूप में उनको संपत्ति की तरह बेचा जा सकता है ना। तो पीपल इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू मेक इट वंस बिजनेस प्रॉपर्टी। अब क्या होता है दोस्त, एक इंसान को अंग्रेजों के टाइम में भी भारत में से काफ़ी सारे लोगों को दोस्त अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेड या खेतों के काम या उनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लेकर जाया जाता था, है ना। तो इंसानों का जो मेहनती उनको, तो एक इंसान को भी दोस्त ट्रेड की तरह या प्रॉपर्टी की तरह बेचा और खरीद फरोख्त किया जाता था। इस चीज़ का काफ़ी अपोज करते हैं ये। तो अभी जो हमने देखा था वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा जो ये नारा दिया गया था, क्या नारा था दोस्त सोशल इनके द्वारा, WSF के द्वारा, कि अनोदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, एक और दुनिया संभव है। इसी के बाद एक नई थ्योरी निकल कर आई और इस थ्योरी का नाम था ग्लोबलाइजेशन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, यानी कि वैश्वीकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण। यानी कि दोस्त वैश्वीकरण का एक अलग सा एक सिद्धांत बन के आया जो हमें अभी ये बताएगा कि वैश्वीकरण के रूप में हमें एक और तरीका है जो हमें वो अपनाना चाहिए। अब दोस्त ये क्या तरीका, चलिए पहले हम ये समझते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार नीतियाँ, सामाजिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण ने पूंजीपतियों के लिए धन इकट्ठा करने का एक सुविधा प्रदान कर दिया है। यानी कि दोस्त जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज बनाई जाती है, उस ट्रेड पॉलिसी के द्वारा, क्योंकि वो फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का उस पर इंटरफेयर होता नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती नहीं है, इसी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो जो धन है, पैसा है, कैपिटल या दोस्त रिसोर्सेज कह सकते हो, अपने पास वो इस तरीके से गैदर या इकट्ठा कर लेते हैं, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि फ्री ट्रेड पॉलिसी है, सरकार को रेस्ट्रिक्शन लगाती नहीं है ना। ऐसा नहीं कि भाई रिसोर्सेज को एलोकेशन करें, एक जने पे इकट्ठा ना हो, ऐसा भी कुछ पॉलिसीज लाए, लेकिन इकट्ठा हो ही जाता है, अमीर अमीर बनता और गरीब गरीब बनता चला जाता है। अभी कुछ ये कमियां गिना रहे हैं, पहले अल्टरनेटिव अप्रोचेस वाले हैं, देन ये अपना अल्टरनेटिव तरीका जो है वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं ये कि ग्लोबलाइजेशन का एक नया तरीका आ गया जिसका नाम था नव उदारवादी वैश्वीकरण, जो पूंजीवाद का ही एक एडवांस लेवल है। तो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसमें क्या होता है, एक इंसान या एक देश कह सकते हो कि अपने ट्रेड एक्टिविटी में इतना ज़्यादा मतलब दोस्ती वो मगन हो जाता है कि दूसरे देश के ऊपर हावी हो जाता है, चाहे वो उसको गुलाम बनाने में या उसके रिसोर्सेज को मिसयूज करने में। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर प्रमुख क्षेत्र पर हावी हो जाना, यानी कि डोमिनेंस अपना कर लेना है कि एक देश का दूसरे कंट्री में जो डोमिनेंस हो जाता है, प्रभुत्व जमाया जाता है, ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी आसानी से किया जा सके। अगर हम इस टाइम पे बात करें न्यू
लिबरल ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें दोस्त नव उदार वैश्वीकरण की। इस टाइम क्या हो रहा है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के कारण यानी कि वैश्वीकरण का एक नया रूप आ गया है, और इस नए रूप के अंदर जो पहला रूप चल रहा था ये एडवांस रूप है। इस एडवांस रूप में असमानता, इनइक्वालिटीज काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से पॉवर्टी यानी कि गरीबी बढ़ी है। अमीर अमीर दोस्तों होता चला गया है ना, और दोस्त गरीब गरीब होते चले गए, और इसके वजह से गरीबी बढ़ते चली गई। बेचारों कुछ लोगों को दोस्त $1 से भी कम में पूरे अपनी एक दिन गुजारा करना पड़ रहा है, यानी कि 70-80 रुपये भी कमा रहे हैं कुछ लोग एक दिन में, उससे अपना पूरा दिन निकाल रहे हैं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि दोस्त इतने कम पैसे में वो अपना दिन गुजार सकते हैं। लोगों को दोस्त एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस काफ़ी चीज़ों से इसका इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राजनीतिक अस्थिरता व वैश्विक जलवायु परिवर्तन होते जा रहे हैं दोस्त इस टाइम। देखो, हम ट्रेड या हम डेवलपमेंट के अंदर इतना ज़्यादा मतलब कि हम सोच में पड़ गए हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इस नुकसान पहुंचाने में वेस्टर्न कंट्रीज़ का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसके वजह से क्लाइमेट चेंज है ना, अर्थक्वेक को आ जाना, सुनामी वगैरह है ना, बाढ़, भूकंप, कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्त बहुत ज़्यादा छोड़ा जाना है ना, हमारी ओजोन लेयर में छेद हो जाना, तो ये बहुत बड़ी ये डिजास्टर है जो कि हमें ही झेलनी पड़ी है एक दिन। तो वैश्वीकरण ने बहुसंख्यक लोगों के हितों की अनदेखी कर दी है ग्लोबलाइजेशन ने, कि और लोगों का क्या होगा इससे, लेकिन बस उन्होंने अपना ये फ़ायदा देखा कि नहीं भाई, हमें तो ट्रेड करना है और पैसा कमाना है। ठीक है, जो भी ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो वैकल्पिक जो वैश्वीकरण का जो ये थ्योरी है, इनका विचार ये है कि स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय, ये जो ये वैल्यूज़ है ये बनी रहे, है ना। द आइडिया ऑफ अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ लाइक फ्रीडम, यूनिटी एंड सोशल जस्टिस। तो आज के इस टाइम में जो अल्टरनेटिव जस्टिस का जो या अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया, ये डिमांड करते हैं ऐसा ट्रेड हो जिसमें लोगों की फ्रीडम भी बनी रहे, यूनिटी भी बनी रहे और सोशल जस्टिस भी बनी रहे, जो कि पहले के और इस टाइम के जो ग्लोबलाइजेशन चले आ रहे हैं उनमें नहीं है। तो अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन का ऐसा क्या पॉइंट है, हम पहले ये समझते हैं इनके जो समर्थक है उनका क्या कहना है। देखिए, शक्ति व संपादन को समाज के एक छोटे वर्ग को हड़पने की जो अनुमति दे दी गई है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि तो देश के जो ज़्यादातर दोस्त जो रिसोर्सेज है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो दोस्त दुनिया भर, मान लो दुनिया भर में 100% रिसोर्सेज हैं, है ना, और 100% ही दोस्तों लोग भी हैं दुनिया के अंदर, ये तो हमें पता ही है। तो 100% लोगों का दुनिया भर के 90% रिसोर्सेज पे कब्जा है, यानी कि 10% लोगों का 90% रिसोर्सेज पे कब्जा है। तो दोस्त इनकी तो मौज में होगी हैं, क्यों? क्योंकि दोस्त सिर्फ 10% लोग हैं जो कि 90% रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अब बच गए दोस्त 10% रिसोर्सेज, बच गए 10% रिसोर्सेज, और इन 10% रिसोर्सेज का यूज बचे हुए 90% लोग कर रहे हैं। अब जरा दोस्तों खुद से सोचो, जब 90% लोग 10% में कैसे गुजारा अपना कर लेंगे, तो गरीबी, महामारी, लाचारी, चोरी, डकैती दोस्त होनी ही होनी है, क्योंकि 90% रिसोर्सेज का यूज तो सिर्फ 10% लोग कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अमीर लोग कुछ गिने चुने ही हैं जो पूरे इस ब्रह्मांड के रिसोर्सेज पे दोस्त अपना कब्जा बना कर रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हम पॉइंट बताते हैं, ये जो अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन के जो लोग हैं समर्थक, अब इन्होंने पॉइंट बताया कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि जो अब तक जो ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन चला आ रहा था, वैश्वीकरण, परंपरागत जो वैश्वीकरण चला रहा था, हम उसको ख़त्म करके एक नया तरीका इन्होंने सुझाया। अब वो नए तरीके जो है अब इनको ये पॉइंट्स में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, हमें अपनी लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, ताकि हमें अपने ही देश के अंदर जो भी ट्रेड करें हम वो करें। हमें एक लास्ट ऑप्शन हो हमारे पास, ताकि हम कोई बाहर देश से ट्रेड करें। ऐसे हमें लोकल इकोनॉमी को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है, तो जैसे कि महात्मा गांधी का कहना था, कुटीर उद्योग है ना, हथकरघा की वो बात करते थे, एंड वेस्टर्न कल्चर्स पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दोस्तों उनका बहिष्कार करने की बात करते थे, वो है ना, सेल्फ मेड या मेड इन इंडिया की बात करते थे। तो इस तरीके से लोकल इकोनॉमी को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैकल्पिक वैश्वीकरण के जो थिंकर है उनका ये कहना है। तो पहला पॉइंट आपको बताया होना चाहिए, ये लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जिससे कि हमें नौबत ही ना आए बाहर जाने की। ठीक है, अगर नौबत आती भी है तो बहुत बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में हम यूज करें बाहर के रिसोर्सेज को, अदरवाइज हम अपने कंट्री लेवल पे ही सब कुछ प्रोड्यूस कर लें। सेकंड पॉइंट है पूंजी और निवेश। हमें अपने ही देश के अंदर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, हमें उनके अंदर दोस्त हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी प्रमोट हो, और उनका मतलब कि दोस्त एक ऐसा होता है ना कि अगर हम उनको बढ़ावा देंगे तो आगे चल के वही हमारे देश के अंदर रोज़गार देंगे दोस्तों लोगों को। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमें पूंजी और निवेश करके
कैपिटल और इन्वेस्टमेंट करके हम अपने देश के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि हमें और किसी और देश पे डिपेंड होना ना पड़े। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण। जो क्या होता है ना, कभी कभार की कंट्रोलिंग द स्पेकुलेटर्स। देखो कभी कभार क्या होता है कि दोस्त जब भी हमें कोई इन्वेस्ट करना होता है तो हम इस अनुमान पे कर देते हैं कि हमें इसका इतना रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, इतना रिटर्न मिल जाएगा, जबकि उतना होता नहीं है। तो हमें इसलिए हमें अपने खर्चों पे, फिजूल खर्चों पे, प्लस हमें उन मूलभूत फंडामेंटल नीड्स पे ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो कह सकते हो जो फंडामेंटल चीज़ें पहले वो फुलफिल हो सके, गरीबी, महामारी, बीमारी दूर हो सके, है ना। तो जो अनुमान है हमारा उस पर हमें कंट्रोल लगाकर मेन फंडामेंटल नीड्स पे ही हमें पहले ध्यान देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ये इनका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निगम है, जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, टीएनसी इसको दोस्तों कहा जाता है, और इसको एमएनसी भी कहा जाता है। ये कंपनियां जो हैं, इन कंपनियों पर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो इनको ये कहा जाए कि यहाँ बैठो, ठीक है, और यहीं बेचो। दैट मीन्स कि जिस कंट्री में ये है उसी कंट्री में रहे और उसी कंट्री में अपने माल को बेचे। ठीक है। तो ये नारा दिया जाता है, यहाँ बैठो यहाँ बेचो, यानी कि यहीं इसी देश में रहो और इसी देश में अपना माल बेचो, ना कि अपने देश का माल किसी और देश में जाके बेचो, और देश में जाके बेचो, इसमें भी बेचो, इसमें भी बेचो, इसमें। इससे क्या होगा दोस्तों, फिर से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा और ये मकर जाल बन जाएगा फिर से। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट का कहा जाता है कि सीमित बाजार पहुँच है। दैट मीन्स कि हमें बाजार में देखते हैं कभी कभार दोस्त, तो मान लो एक ये मार्केट है और इस मार्केट के अंदर जो कंपनी है वो बहुत सारी कंपनी ना होकर दोस्तों कुछ ही एमएनसी है, कुछ एक दो गिनी चुनी दोस्तों, एक या दो कंपनी है बस, और इस पूरे मार्केट के ऊपर इन दो ही कंपनी का कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी और कंपनी को इस जगह पे लेकर आए, सब्सिडी देकर उनको, है ना, इकोनॉमिकल एड यानी इकोनॉमिकल हेल्प देकर, जिससे कि इन दोनों कंपनियों का ही कब्जा ना रहे, और भी कंपनी आए, यहाँ पे कंपटीशन हो और सभी कंपनियों का बराबरी का दर्जा मिले। ठीक है। तो ये है सीमित, जो लिमिटेशन है, इनसे भी इन दोनों का ही कब्जा है, इनको खत्म करके और भी लोगों को यहाँ पे लेकर आया जाए सब्सिडी के द्वारा। ये गवर्नमेंट का ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि जो एमएनसी है, दुनिया भर के देशों से दोस्त म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इन एग्रीमेंट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हम चीज़ों में बंध जाते हैं और हमें दोस्त ट्रेड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दोस्त अपने ही प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है, और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्षों के बावजूद भी आज इस टाइम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से दोस्त दूर नहीं भागा जा सकता। और आज के इस टाइम में बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस वो बढ़ता जा रहा है, और इसका अपोज भी आज उतना ही किया जा रहा है दोस्त जितना पहले किया जाता था। लेकिन आज दोस्त जैसे कि आज एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होता चला जा रहा है, इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया मान लो दोस्त तेल के लिए आज किसी पे डिपेंड है, हम अपने डिफेंस के लिए हम रसिया पे डिपेंड है ना, यानी कि हमारा ज़्यादातर दोस्त जो युद्ध के लिए या जो सामान आता है, हथियार वगैरह, वो रसिया से ही आता है। तो हमें ये चीज़ अपने ही देश में खुद बनाना चाहिए। हमें कब तक किसी और देश पे डिपेंड होना पड़ेगा, हमें दोस्त खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन ने आज दुनिया को एक साफ चेहरा दिखा दिया है कि अगर किसी और पे डिपेंड रहेंगे हम, अगर उस देश में खुद क्राइसिस आ जाए, कुछ संकट आ जाए, तो वो आपके देश की जरूरत को कैसे पूरा करेगा। इसलिए हमें अपने घर को पहले मजबूत करना चाहिए, देन तभी हमें किसी और देश या किसी और देश से रिलेशन बनाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारा दोस्त ये पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसे लगी आपको वीडियो, नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।